मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन करने के लिए भोपाल में आज से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें सभी 55 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत 250 से ज्यादा अफसर शामिल हैं। वे शासन की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सियासत के मैदान में नेताओं की जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आईएएस अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो आईएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी का बटन लगाकर रखें। समय एक जैसा नहीं होता। बीजेपी ने इसे गंवारों की भाषा बताई और पटवारी को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। लेकिन जीतू पटवारी का कहना था कि कई आईएएस अधिकारी नियमों के बजाय सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान और सर्विस रूल के मुताबिक चलना चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान, आईएएस पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप। 90% आईएएस जिले में बीजेपी का बाजा बजाते हैं। जो भी आईएएस जिले में आता है वो विपक्ष को यातनाएं देता है। कलेक्टर जनता के लिए होता है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। आईएएस सुधर जाएं, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ये 5 बार की सरकार, 6ठी बार हम ही आएंगे। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। वहीं जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी की भाषा न केवल असंसदीय है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की श्रेणी में आती है, क्योंकि देश के संविधान में कार्यपालिका का विशेष स्थान है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, जीतू पटवारी की बदजुबानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। वे आईएएस अधिकारियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनका स्तर नहीं, उनकी मानसिकता जाहिर होती है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश की जो संवैधानिक रचना है उसमें कार्यपालिका का एक विशेष स्थान है। बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने आज इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इस तरीके से जो अपशब्द जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता बोलते हैं ये बिल्कुल अस्वीकार है, माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 15 महीने की जो अकड़ है कांग्रेसियों की वो अभी भी गाहे बगाहे जो निकल आती है वो जनता निरंतर निकालती रहती है। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आईएएस अधिकारियों पर दिए गए तीखे बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अफसरों पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। दोनों पक्षों के बयान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं को संवैधानिक पदों का सम्मान और अपनी भाषा का ध्यान रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आइंड एजेंडा बयानों के ढीले बटन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आइंड एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जीतू पटवारी के आईएएस अधिकारियों पर दिए बयान के क्या है मायने? कलेक्टर्स की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी? अधिकारियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही है इसे कांग्रेस की बौखलाहट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की आज शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रदेश भर के आईएएस
आईएएस अधिकारी जो है वो उसमें कलेक्टर, सभी जिलों के आईपीएस, एसपी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो वल्लभ भवन से बैठ के नियंत्रण करते हैं, तो ऐसे करीब 250 ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जनता के मन में अधिकारियों का सम्मान रहे, जनता की भावनाओं का अधिकारी ध्यान रखें, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की राय से इतर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, हालांकि वो शब्द का चयन और अच्छा कर सकते थे, उनकी खींच जायज हो सकती है, लेकिन शब्दों के चयन को लेकर थोड़ी सावधानी और बरती जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजा रहे हैं, निश्चित रूप से जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो उनका बाजा बजा देगी। फिर उन्होंने यह भी कहा कि वो जो चड्डी पहनकर बैठे हैं उनके बटन, हालांकि ऐसा उनका इशारा आरएसएस के गणवेश को लेकर हो सकता है, उनकी खींच जायज हो सकती है, लेकिन पहले 90% फिर 70% अधिकारियों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया और कहा कि पोस्टिंग के लिए अधिकारी अपना स्तर गिरा रहे हैं। बहुत क्रोध में थे और कहा कि 5 बार हो गया है, 6ठी बार कांग्रेस आएगी तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने पद पर रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा, उनको 6ठी का दूध भी याद दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर कह रही है कि यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बौखलाहट है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, कन्हैया लोधी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, खीज नाराजगी निश्चित रूप से जायज हो सकती है, होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति में टीका टिप्पणियों का जो स्तर है वो बहुत गिरता चला जा रहा है, थोड़ा शब्द संयोजन बेहतर हो सकता था। देखिए नवीन जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी घिरती है तो वो कांग्रेस को उल्टा घेरने की कोशिश करती है, जबकि जीतू पटवारी के शब्दों में ऐसी कोई मर्यादा विहीन बहुत ज्यादा बात नहीं है। उन्होंने एक सांकेतिक दृष्टि से संघ के गणवेश को लेकर एक टिप्पणी की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है हमने देखा कि अधिकारी किस तरह से गुलाम मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वो काम कर रहे हैं जो जनहित के विरुद्ध है। और हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले कि इंदौर के अंदर एक घटना हुई जिसमें कि एक बाजार से मुस्लिम कर्मचारियों को मुस्लिम दुकानदारों से हटाने की खुलेआम मांग एक विधायक पुत्र ने की, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के, एक प्रदेश अध्यक्ष के पुलिस कमिश्नर से बात करने के बावजूद उस विधायक पुत्र पर एफआईआर तक नहीं हुई। क्या माना जाए इसको? क्या ये नहीं माना जाए ये सांप्रदायिक विद्वेष को फैलाने में पुलिस की मिलीभगत है? क्यों नहीं उस विधायक पुत्र को गिरफ्तार किया गया? और ऐसा कि संविधान के दायरे में क्या ये चीज आती है कि क्या एक खुलेआम किसी समुदाय का विरोध कर दें आप ये कहते हुए कि उनको रोजगार से हटाया जाए किसी मार्केट से? अगर ये पूरे देश में होने लग गया तो क्या होगा? आप सोचिए कि देश कहां जा रहा है। संविधान के विपरीत ये देश इस देश में अगर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने में अगर अधिकारी भी जिम्मेदार हो जाएंगे तो मैं उनके सरकार के भारतीय जनता पार्टी के बराबर का जवाबदार मानता हूं। जिन अधिकारियों को एमवाई में चूहे के द्वारा बच्चे के कुतरे जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रिय हैं। एक तो दामाद है अरविंद घनघोरिया जी, वो गौरीशंकर शेजवार जी के, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो छोटी मछलियों को हमेशा घेर कर बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को इसलिए बचाया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पात्र हैं। तो निश्चित रूप से हम विपक्ष है नवीन जी, तो हम में खींच होगी और क्यों नहीं हो। आपने देखा कि 1 महीने से लगातार घटनाक्रम चल रहा था छिंदवाड़ा में और वहां पर हमारे विधायक ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन सोहन वाल्मीकि जी ने प्रदर्शन किया, उन्होंने धरना दिया,
लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। और जिस समय सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा पहुंचना था, परासिया पहुंचना था, पांडुर्ला पहुंचना था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए काजीरंगा में हाथियों को केले खिला रहे थे, गन्ने खिला रहे थे। मैं ये कह सकता हूं कि पूरी सरकार, न केवल राजेंद्र शुक्ला बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित पूरे अधिकारी सत्ता के मद में इस तरह से पागल हो गए हैं कि उनके ऊपर कोई भी शब्द बोलना, मैं समझता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवीन जी, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हमें चरित्र का पाठ और शब्दावली का पाठ कौन पढ़ा रहा है? हमने देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर क्या कहा था इंदौर के अंदर। उन्होंने कहा था कि अगर संघ के पदाधिकारी नहीं होते तो आग लगा देता, आईएएस लोगों के सामने बोला था। और शिवराज सिंह की भाषा आपने सुनी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ए सुन रहे कलेक्टर, हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे कि तुझे क्या करना है। कलेक्टर, हाँ वही पिट्ठू कलेक्टर, ये शिवराज सिंह के शब्द थे। तो ये और सुमित नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि हमने उन शिवराज सिंह जी के शब्दों को कोई ऐसा थोड़ी कहा कि डिक्शनरी में शामिल कर लो, शिवराज जी ने बहुत अच्छा बोला। शिवराज जी कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत अवतार हो शिवराज जी। शिवराज जी की गलती होगी तो शिवराज जी की बात थी, या जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला उसको भी हमने समर्थन नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि चूंकि आप लोगों को एक नई राजनीति के मापदंड स्थापित करने हैं तो आपको इनसे हर मामले में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, बस उतनी सी बात। मैं दो लाइन और बोलूंगा। नवीन जी, मैं तो आपकी पत्रकारिता को आदर्श मानता हूं, आप हमें पूरा मौका देते हैं। बहुत कम चैनलों पर आजकल ऐसा होता है कि संतोष गौतम या अन्य कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पूरी अपनी बात रखने दी जाए, तो मैं इस मामले में आपको साधुवाद देता हूं। मैं केवल कहना चाहता हूं कि हम अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जब अधिकारी हमें बहुत ज्यादा चिढ़ा देते हैं तो जनता के मुद्दों पर हम क्यों न चिढ़ाएं? जहां पर इतने सारे मासूमों की मौत हो गई, चिढ़ाना स्वाभाविक है नवीन जी। और ऐसे में अगर शब्द निकल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जो मुद्दे नहीं है उन मुद्दों पर अधिकारियों को नहीं डरा देते हैं। और हम तो इस साथ कह रहे हैं कि क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हुई बड़े जिम्मेदारों पर। और जब चेन्नई की कंपनी ने, तमिलनाडु की कंपनी सरकार ने एक्शन ले लिया, वहां पर एफआईआर दर्ज करी कंपनी की, हमारी सरकार को इतनी देर क्यों लगती है? क्यों नहीं एकलव्य गौड़ पर आज तक एफआईआर हुई? ये जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं विजय शाह को मंत्रिमंडल से निकाला गया? क्यों नहीं जगदीश देवड़ा को हटाया गया? क्यों अगर राजेंद्र शुक्ला ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बर्खास्त किया गया? ये सवाल जनता के सामने, और हम विपक्ष के नाते इनको पूरी मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। जी, अब मैं कुछ भी पूछने की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है वंदना जी। क्यों नहीं, ये जितने भी क्यों नहीं प्रश्नवाचक वाक्यों में लगा के संतोष जी ने कहे हैं कि देखिए ये खींच है तो क्यों नहीं शब्द अपनी मर्यादा खोएंगे। जब इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी तो खींच आएगी ही। हालांकि मैं तो कहता हूं कि उसमें भी मर्यादा बनी रहे। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, अब जैसे वो एरे पिट्ठू कलेक्टर, अभी ये शिवराज जी ने कहा तो मैंने कोई तालियां बजाई। मैं तो कह रहा हूं कि गलत है भाई। कैलाश जी कहें या कोई कहें, जीतू पटवारी जी कहें या कोई और भी कहे, लेकिन जो सवाल है, भाषा अपनी जगह हो सकती है, उसका उनके शब्द संयोजन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है संतोष जी ने कि क्यों नहीं आखिर ये सब चीजें हुई जिन पर कांग्रेस उद्वेलित है, उसका जवाब आपसे निवेदित है कि उसका जवाब दें आप। जी नमस्कार नवीन जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। और जिस प्रकार से एक धारा प्रवाह में, एक तेज गति में संतोष जी आरोप पे आरोप लगाते जा रहे थे, मैं एक महिला होने के नाते, सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते ये पूछूंगी कि नवीन जी, इनको किसने, ये इनके जीतू पटवारी जी को किसने ये बात कही है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? ये आक्षेप लगाने से पहले जीतू पटवारी जी ने सोचा कि किसके बारे में बोल रहे हैं? महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। महिलाओं के बारे में एक बार उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी, कई बार करी। कभी वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने लगते हैं, कभी वो उन्हें शराबी बताने लगते हैं, कभी लाडली बहनाओं को बोरी में भरने की बात करते हैं। तब जीतू पटवारी जी गलत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुख से अगर एक बात भी गलत निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी को उसे मुद्दा बना लेना है। और इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बार बार महिलाओं को टारगेट करके हम पर टिप्पणी करते हैं, हमें शराबी बताते हैं, हमारे रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं। तो क्या आपको नहीं निलंबित करना चाहिए जीतू पटवारी जी को? आपकी पार्टी के आप कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आपकी पार्टी के नेता उमंग श्रृंगार जाकर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। वो कौन होते हैं तय करने वाले कि आदिवासी हिंदू होते हैं? नहीं, वो आदिवासियों के कोई भगवान है कि वो तय करेंगे कि आदिवासी हिंदू होते हैं या नहीं? आप बताइए संतोष जी, कौन है उमंग श्रृंगार जी? सिर्फ एक नेता।
वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि आदिवासी कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं? तो देखिए, जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार अपना चरित्र हनन करते हैं, महिलाओं के विषय में खास करके बार बार जिस प्रकार की बातें करते हैं, उससे पता चल जाता है कि इनके स्टैंडर्ड्स कितने हाई हो रहे हैं। ये अभी स्टैंडर्ड हाई करने की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड हाई करना है तो पहले अपने घर की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड हाई करने के बारे में बात करिएगा। महिलाओं के विषय में बार बार आपके नेता आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आपके नेताओं पर आरोप है, चाहे उमंग श्रृंगार हो उन पर आरोप, चाहे वो हेमंत कटारे हो उन पर आरोप, और आपने उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठा रखा है। संवैधानिक पद पर उमंग श्रृंगार विराजमान है। क्यों? उनके ऊपर तो, उनके घर में तो एक महिला ने आत्महत्या की है। तथाकथित ये बात, ये कोई झूठी बात नहीं है। नहीं तो मेरा कहना यह है कि सरकार तो आपकी है ना, कौन कोई सेटिंग कर ली क्या? सरकार आपकी, आप जांच करके दो। क्या उमंग श्रृंगार के यहाँ आत्महत्या कर ली तो क्या उमंग श्रृंगार जी से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो खुद ही कहें कि भैया ये इसमें हमें ये सजा दो? जी, जिस प्रकार से और ये जो सवाल है ये होती है कि जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो पहले देख लेना चाहिए कि कितनी उंगली हमारी ओर है, फिर उसके बाद जब आप संवेदनशीलता भरे इस मुद्दे पर जो इस प्रकार ये काफी पुराना मुद्दा है जीतू पटवारी जी के इस बयान का भी हमने समर्थन नहीं किया था, लेकिन जो अभी ये जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं संतोष जी ने, उस पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए नवीन जी, आज जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने फिर से जिस प्रकार से अधिकारियों पर कमेंट करी, क्या वो शोभनीय है एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को? या क्या ये शोभा देता है कि वो अधिकारियों के लिए इस प्रकार से खुलेआम कमेंट करे? उसके बाद ये संघ के पीछे पड़े रहते हैं और संघ के लिए किस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की कि आपको बोलने में शर्म आ रही है। वो बात मुझे बोलने में शर्म आ रही है, जब हमें बोलने में लज्जा आ रही है तो जीतू पटवारी जी को क्यों लज्जा नहीं आती? तो जीतू पटवारी जी जब प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रकार के पहले जिस प्रकार के ये स्टेटमेंट्स देते हैं, जरा उन पर भी विचार कर लिया करें कि एक बहुत बड़े पद पर वो विराजमान है, थोड़ा गंभीरता का परिचय वो एक आध बारी दे सकते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी विषय पर उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आप छिंदवाड़ा की बात करते हैं, क्यों हमने छिंदवाड़ा में क्यों कार्रवाई नहीं करी? हमने 2 DIs को हटाया, हमने एक डॉक्टर को सस्पेंड किया, हमने FIR करी। आप क्या चाहते हैं कि हम सबको फांसी पर चढ़ा दें? हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है, काम है, कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ये काम, जो कंपनी बंद थी MCA के डेटा में, जो कंपनी एक्टिव ही नहीं थी, वो मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई कर रही थी। कम से कम मध्य प्रदेश में जो दवा सप्लाई कर रही हैं कंपनियां, तो एक जो भी यहाँ दवा परचेज करने का एक निगम है यहाँ, जो मध्य प्रदेश के लिए परचेज करता है दवाइयाँ, ऐसा मेडिकल कॉरपोरेशन है, पूरा एक महकमा है, तो वो किन से परचेज कर रहा है? थोड़ा बैकग्राउंड जांच लें। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते ही नहीं है का वर्षा जब कृषि सुखाने, कर लो आप कितनी भी कार्रवाई, लेकिन जो 16 मासूम जो मौत के गाल में समा गए, उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। हाँ, उनकी जो हाय निकलेंगी वो कहाँ लगेंगी? और अगर हम ये मानते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो इसमें जो जिम्मेदार हैं वो ये नोट कर लें कि अगर दुनिया में ईश्वर कहीं है तो उन मासूमों की मौत का हिसाब उनके ही आसपास के लोगों से होगा, उनके ही प्रियजनों परिजनों से होगा। उसमें कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हों, किसी भी स्तर के राजनेता हों, उनको जीवन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो कितने चोले चढ़ा लें, चाहे गंडे तावीज बांध लें, चाहे किसी बाबा पे चले जाएं, मौलवी पे चले जाएं, हकीम पे चले जाएं, उनको इस चीज का भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर ये दुनिया, ये कोई ईश्वर तो है, कोई थर्ड फोर्स तो है, तभी तो चल रहा है, नहीं तो इतनी भयावह स्थिति के बाद ये चलता कैसे देश? तो कहीं तो है और उसका होगा। मैंने तो बहुत ऐसे पावरफुल लोगों को देखा है कि बाद में पता चल रहा है कि 3-3, 4-4 वर्ष उनके जीवन के ICU में ही निकल गए। उन्होंने जितने स्विस बैंक में भरे थे सब पर डे 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, तो वो सब होगा उनका। वो तो चूंकि देश में धर्म के नाम पर एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि हर कुकर्म का एक सॉल्यूशन है। ये पाप गंगा में नहीं धुलेंगे, 150 वर्ष में जो महाकुंभ में भी जो पापी गए हैं वो भी नहीं धुलेंगे, इनका हिसाब होगा। लेकिन सरकार जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनकी जवाबदेही ज्यादा है। तो सब भगवान भरोसे छोड़ेंगे, भगवान पे तो भरोसा है, वो वहां तो वही होगा जो सत्य है, उसके यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगी। तो ये, लेकिन मध्य प्रदेश के माथे पर ये कलंक है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस
को भी वहां पहुंचने में देर हो गई। कांग्रेस को और पहले उस जगह पर पहुंचना चाहिए था। कन्हैया जी देखिए, जीतू पटवारी जी की जो खींच है और जिस प्रकार से खासकर आईएएस आईपीएस को लेकर कहा है, कुछ समय से एक ट्रेंड तो बन गया है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी तो शिवराज सिंह जी के उस समय के सारे बयान ऐसे ही थे, ओरे पिट्ठू कलेक्टर सुन ले, एसपी ये फलाना ढिमका। तो ये अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप अगर छत्तीसगढ़ में देखें, आप पिछले जो ईडी की रेड्स हुई उसमें आप देखिए कितने आईएएस, कितने एसएएस स्तर के अधिकारी जेलों में पड़े। तो ये जो पहले एक अधिकारी की अपनी एक मर्यादा होती थी कि भैया तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पक्ष विपक्ष तुम्हारा, लेकिन हम इस दायरे को नहीं लांगे। अब जब वो अधिकारी लांग रहे हैं तो वो उसके स्टेक होल्डर हो जाते हैं, उसमें पार्टनर हो जाते हैं, फिर उनकी फजीयत भी होती है। अब वो जो 5, 7, 10 अधिकारी, कौन ऐसा सोचता होगा कि हमें आईएएस बनने के बाद हमें जेल में भरा जाएगा। तो अधिकारियों को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें सोच भी लें अधिकारी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडे का उन्हें माध्यम नहीं बनना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस चेता रही है तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि जब सरकारें आए आप दीजिए ईमानदार अधिकारियों को मौके। अब वो एक नेहा मारबिया पहले तो 12 साल में कलेक्टर बनी, 12 ही महीने नहीं रह पाई, 8 महीने बैठे से वापस आ गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे ईमानदार अधिकारियों को मौके देंगे तो वो इस टाइप के जो जनता के लिए इस टाइप की आपदा के मौके कम कर देंगे। लेकिन अब ये प्रतिशत इतना बड़ा बता दिया है जीतू पटवारी जी ने, 90 और 70। तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, इस मामले में मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जीतू पटवारी को लेकर के पहली बात तो ये है कि वो जीतू पटवारी जी 2-3 मोर्चे पे अकेले संघर्ष कर रहे हैं। जी। एक तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उनके नेतृत्व को भी काफ़ी चैलेंज है। तो उनको ये साबित करना है कि वो जो दूसरे जो अध्यक्ष हैं उनसे वो कमतर नहीं है और नेतृत्व के मामले में वो किसी से मतलब पीछे नहीं है। एक तो ये, दूसरा वहाँ पर उनको दिल्ली दरबार में भी ये दिखाना है कि वो मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि उनको ये भी दिखाना है कि हम जो एज अ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जो बीजेपी की सरकार है उससे वो सवाल पूछ सकते हैं और बहुत कड़े सवाल पूछ सकते हैं, उनको ये भी साबित करना है। तो ये लगातार वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये सब करने के चक्कर में हो ये रहा है कि कई बार उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं। भाषा की मर्यादा तो खैर है ही अपने आप में, लेकिन उनको कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं। वो जो आरएसएस वाली जो बात है या उनके गणवेश को लेकर के मतलब अफसरों के गणवेश को लेकर के जो बातें कही वो तो है ही, लेकिन उन्होंने जो एक सेंटेंस कहा वो आपने शायद उसमें को गौर किया नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मतलब अफसर जो हैं वो बाजा बजा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जो बाजा बजाना मतलब इसका भाव क्या होता है? बाजा बजाना मतलब किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना। तो क्या ऐसा हो रहा है कि वो जीतू पटवारी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो अफसर है मतलब क्या सरकार की बाजा बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री की बाजा बजा रहे हैं, या अपने मंत्री की बाजा बजा रहे हैं, प्रभारी मंत्री के बाजा बजा रहे हैं, या अपने सिस्टम की बाजा बजा रहे हैं? मतलब उनका कहना क्या आशय? फिर अगले सेंटेंस में ये बात भी बोल रहे हैं वो कि साहब वो अफसर जो हैं वो भाजपा का मतलब सरकार का फेवर कर रहे हैं और उनको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे पहन रहे और वैसे पहन रहे, मतलब वो ये पहने और बटन खोल के रखे और बंद करके रखे। तो ये सब बातें जो है तो उनको भी खुद भी ये शायद मुझे लगता है कि उनको खुद ही ध्यान नहीं रह रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। इतना बड़ा मतलब पद है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा और भाषा के जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस की बात की है। मोहन यादव जी की मतलब पहली इस तरह से इंट्रैक्शन है जिसमें कि वो रूबरू हो रहे हैं अपने अफसरों के साथ में। 3 साल का रोड मैप है, उसको लेकर के डिस्कशन भी करेंगे और बहुत सारी अभी प्रायोरिटीज़ जो है कल आज लगभग 150 के आसपास अफसर हैं उसमें, और कल जो है वो मतलब आईपीएस अफसर रहेंगे ज़्यादा उसमें, मतलब आईजी रहेंगे, डीआईजी और ये एसपीस वगैरह रहेंगे। आज तो ज़्यादा कलेक्टर हैं, कमिश्नर्स हैं और जिला पंचायत के सीईओस हैं और प्लस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज वगैरह ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो मंथन चल ही रहा है। और आपने जो कहा ये बिल्कुल सही बात है। आपने ये दवाई वाला जो मामला आया है छिंदवाड़ा के परासिया में जो घटनाक्रम हुआ है, 16 बच्चियों की जो मौत हो गई है, आपने बिल्कुल 200% सही बात कही है कि इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यदि आप कोई सोचें कि ये जो और ये रैकेट काम करता है, ये सिस्टम में एक रैकेट काम करता है। और दुख और दुर्भाग्य ये है कि हमारे सामने जो बड़े रोल मॉडल और बहुत ही आइडियल टाइप के जो लोग बनकर बैठे रहते हैं, जो माननीय नेताजी हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जिम्मेदार पद पे हो, वो हमारे सामने बहुत
बहुत आदर्शों और बहुत आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आप भी जब इंडिविजुअल बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा नैतिकवादी मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लोग हमसे दूर होते हैं या पत्रकारों से या जैसे इन हाउस जब वो बात करते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोग किस तरह से सिस्टम में किस तरह से इनका वो सब चलता है, लेन देन और ये और वो किस तरह की सेटिंग होती है, किस तरह की सौदेबाजी होती है। नैतिकता का क्षरण पूरे समाज में वो हुआ पूरे है, समाज में हो रहा है और और उसमें पूरी तरह से सब हर कम्युनिटी शामिल है, उसमें पत्रकार भी शामिल 200 फिर ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं। हम कह तो रहे हैं आपसे, अब अभी तो जैसे मैं टाटा पे नहीं है ये चैनल, बिल्कुल सही। 10 सालों में मैं इसे टाटा पे नहीं ला पाया, मैं इसे टाटा करना पसंद करूंगा कि भाई मैं इसे बंद कर लूं, मैं फेसबुक पेज चला लूं, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़े जैसे मैं 10-20 जिंदगियां ले लूं, तो उससे अच्छा है कि मैं सेटअप समेटूं और गांव बैठूं, हनुमान चालीसा पढ़ूं, चैन करूं। अगर मुझे आगे बढ़ने की भूख है, चाहे सत्ता की भूख हो, पावर की भूख हो, वो भूख अगर जिंदगियां लीलने लगेगी तब आदमी और हैवान में फर्क क्या रह जाएगा? बस फर्क ही है। बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ। तो संतोष जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये मैं बहुत दिनों बाद आया हूं तो समय थोड़ा मैंने ही ज्यादा ले लिया है। क्या जितने ज्यादा टीवी बैठेंगे उतने ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए कम बैठता हूं जी। हाँ, मैं नवीन जी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन वंदना त्रिपाठी को आज मैं समझ रहा था कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो ये कहेंगी कि हाँ इस पर सरकार को और सख्त एक्शन की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने एक बयान को लेकर जीतू पटवारी जी की कांग्रेस पर ही मोर्चा खोल दिया। इस सरकार की लापरवाही पर, इस सिस्टम में मिली भगत में और मुनाफाखोरी का जो पूरा एक तंत्र बन गया है, इसके ऊपर हमला करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना कोई इस बात का सूचक नहीं है कि आपको हर मामले में डिफेंड करना, चाहे वो गलत हो चाहे नहीं है। जिन 16 मासूमों की जान चली गई वंदना जी, उनके परिवारों से पूछिए कि उनके परिवार का आलम क्या है। और जहां तक भाषाई मर्यादा की बात है, तो ये भाषाई मर्यादा की मैं समझता हूं कि 1% भी कोई उल्लंघन नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री मोहन यादव की पिछले चुनाव की भाषा देखें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा कि उस वीडियो को देखना। उसमें मुख्यमंत्री की क्या भाषा हो सकती है, कार्यकर्ताओं को पीटते हुए नवीन जी ने शायद देखा होगा, अन्य पत्रकारों ने देखा होगा। तो भाषाई शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग न करें। जिनका जो मंत्री है विजय शाह, वो कहता है कि वो कहता है कि हमारी जो सोफिया कुरैशी बहन है वो आतंकवादियों की बहन है। जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, और भी न जाने क्या क्या बयान भारतीय जनता पार्टी। वंदना जी क्या कहेंगे एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया? देखिए नवीन जी, राजनीति अपनी जगह है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और अपने संतान को खोने से बड़ा दुख किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, और कोई भी सरकारें इतनी असंवेदनशील नहीं है कि इस प्रकार की, चाहे कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आए, मैं ये कहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार होती, इतने बड़े और इतने गंभीर विषय पर कोई असंवेदनशीलता नहीं दिखाएगा। कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारे प्रदेश के मासूम इस प्रकार की घटना के शिकार हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर दिशा निर्देश दिए हैं, कार्रवाई चल रही है, और जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। नवीन जी उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है, और हम पुनरावृत्ति ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब सरकार की। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करना। मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि नवीन जी की जब शुरुआती लेवल पे जब देखा जाए तो जो प्रदेश के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने शुरू में जो बयान दिए उससे ये निकल करके आया कि साहब वो नहीं, साहब वो उसकी वजह से नहीं डेथ हुई है, वो जो सिरप है सिरप की वजह से डेथ नहीं हुई है। उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की। वो तो मामला जैसे जैसे बढ़ते गया और जैसे जैसे खुलासे होते गए, उसके बाद में फिर ये थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं। उससे पहले तो बहुत ही ऑफेंसिव थे कि नहीं साहब वो ऐसा नहीं है, इस कारण मौत नहीं हुई। अब जब सरकार पूरी तरह से कटघरे में है, तब जाकर के लीपापोती वाली बात आई है, और 3-4 लोगों को सस्पेंड करना और फिर एक को जो है वो हटा दिया, IAS अधिकारी को, कंट्रोलर को। सिर्फ इतनी ही कार्रवाई हुई है, बाकी और भी बहुत सारे जो जिम्मेदार हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि नैतिक रूप से किसी ना किसी को इसकी जवाबदेही तो लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि रोज उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, रोज सीएम साहब भी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल आ रहा हो ऐसा हमको दिखता नहीं है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ एकदम समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जवाबदेही जितनी कार्यपालिका की, जितनी विधायिका की है, उतनी कार्यपालिका की भी है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। ये कलेक्टर और कमिश्नर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तमाम IAS IPS जुड़ रहे हैं।
विधायिका की अपनी गरिमा बचाने के लिए कई ऐसे मामलों में जहां पॉलिटिकल विजन नहीं पहुंच पाता, चूंकि आप उस एग्जीक्यूशन का बहुत डीप पार्ट होते हैं। इस मामले में विधायिका को के साथ साथ कार्यपालिका को भी उतना एक्टिव रहना चाहिए था। इस समय पे लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर एक सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान देश को किस जगह पर ले जाएंगे, देश कहाँ जाएगा, विश्वगुरु बनेगा या क्या स्थिति बनेगी। बहरहाल लोकतंत्र में ऐसी स्थितियाँ, ऐसी घटनाक्रम बेहद निंदनीय हैं और इनको सोचा भी नहीं जा सकता। ये हो गए। कुछ जो प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं, उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का लाइफ की कीमत क्या है, वहाँ वही तो प्रजातंत्र है कि एक व्यक्ति की कीमत भी उतनी है जितनी आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कीमत। तो यहाँ तो जो कैटल क्लास मान लिया गया है वो बड़ा सवाल है। तो ये जो IAS IPS जो जुड़ रहे हैं वो इस संवेदना को भी समझें, क्योंकि सारी चीज़ें जनता की मानने की हैं। तटबंध टूटते हैं, नदी का तटबंध टूटता है तो फिर नदी किस डायरेक्शन में बहती पता नहीं चलता। तो ये संवेदना की बाढ़ कई बार खतरा भी बनती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि डाइवर्स है तो चीज़ें नहीं होती हैं, ये समझना पड़ेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।